नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक नया प्रयोग करेंगे। यूँ तो हम पहले भी इस तरह की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मैं इस कार्यक्रम में आया तो एक गेस्ट की तरह हूं। लेकिन प्रयोग कुछ इस तरह से करेंगे कि आज सवाल मैं पूछूंगा और जवाब इस चैनल के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन साहब देंगे। और आज हमारी चर्चा का विषय है जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चित है, भोपाल का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो भोपाल के इन्वेस्टर समिट में क्या खोया, क्या पाया और क्या असर रहा इसका पूरे देश और दुनिया में, और ख़ास तौर से उस जगत में जिसके लिए ये समिट आमंत्रित की गई थी। तो रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद भाई। आप कैसे देख रहे हैं इस समिट को, और भोपाल में पहली बार किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन सफलता कितनी मिली कितनी नहीं मिली ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात इस समिट की जो रही वो ये रही कि हमने ओवर क्राउडेड कर दिया। स्थान हमारे पास छोटा था, जो स्थान का चयन किया गया वो सही नहीं किया गया। स्थान तक पहुंचने के लिए जो मार्ग थे वो बहुत छोटे मार्ग थे, सकरे मार्ग थे। पार्किंग व्यवस्था 5 किलोमीटर दूर देना, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो इस समिट को कहीं ना कहीं दाग लगा कर गई हैं। आपने देखा कि एक वीडियो कल जो भोजन व्यवस्था में थोड़ी अव्यवस्था थी, उसका वीडियो बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन पूरे देश और दुनिया में जो अपना सोशल मीडिया उसके जरिए घर घर तक वो पहुंचा है कि किस तरह यहाँ लोगों को रोजगार देने वाले एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। ये जो संदेश गया वो अच्छा नहीं गया। लेकिन फिर भी जो समिट का उद्देश्य लेकर चले थे, डॉक्टर मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण को अपना लक्ष्य बनाया है। वे लगातार पहले उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव की, हर संभाग में गए, वे वहाँ उन्होंने लोगों को बुलाने की कोशिश की। वहाँ भी उन्होंने लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के MOU साइन किए। उसके बाद उन्होंने कुछ रोड शो किए, रोड शो से भी करीब 2.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए हैं। अब उन्होंने ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो रिजवान भाई मुझे लगती है, एक स्थान का चयन गलत हुआ, ये और ज़्यादा ओपन में होना चाहिए था। दूसरा, हमने हर किसी के लिए दरवाजे खोले। हमने ऑनलाइन आपके रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो दी है, उस सुविधा के कारण से लगभग 20-22 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए, और आप देख रहे हैं MOU मुश्किल से 40-50 हुए हैं। तो ये जो अव्यवस्था हुई है, इसकी समीक्षा होना चाहिए। यहाँ तक इसके रिजल्ट की बात है वो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन फिलहाल एक संदेश अच्छा नहीं गया। हमारे मेहमान आए, उन्हें पैदल चलना पड़ा 5 किलोमीटर दूर। कभी आपने कल्पना किया है कि हम दुनिया भर के मेहमानों को बुलाएं और उनकी कार पार्किंग हम 5 किलोमीटर दूर देंगे? आप देखिए कितनी परेशानियां लोगों को हुई हैं इससे। इसकी समीक्षा तो होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं नीयत बहुत अच्छी थी, उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर समन्वय होता सभी विभागों में, सभी तरह की चीज़ों में, लोगों को होने वाली सुविधा और असुविधा के बारे में अगर उतनी गंभीरता से देखा जाता, दूसरा स्थान अगर बेहतर ढंग से होता, सीहोर रोड बहुत बड़ी की स्पेस है, वहाँ ट्रैफिक का भी की समस्या नहीं होती। शहर में भी कुछ हिस्से में ट्रैफिक के लिए लोग जूझे, लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन होता है और भोपाल जैसे शहर में इतना बड़ा आयोजन हुआ, तो जाहिर है कि भोपाल के लिए भी बहुत उत्साहजनक है, इसलिए कि ऐसे अवसर ज़्यादातर इंदौर को मिले या एक बार खजुराहो को मिला है, तो ये एक भोपाल को मिला है। तो भोपाल को ये अवसर मिला है, तो जाहिर है भोपाल में इंफ्रा के तौर पर बहुत ढेर सारी चीज़ें और नए सिरे से तैयार होंगी। आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित तौर पे इतना बड़ा आयोजन हुआ है, और जो मुख्यमंत्री जी उद्देश्य लेके चल रहे थे उसमें काफ़ी सफलता भी मुझे मिलती दिख रही है, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। लेकिन सवाल ये है रिजवान भाई कि इसके पहले भी 6-7 इन्वेस्टमेंट में समिट हुई हैं, इन्वेस्टर समिट हुई हैं। शिवराज सिंह के समय में 5-6 हुई हैं, एक कमलनाथ जी के समय हुई है। तो आपने पिछली समिट से क्या मतलब सीखा क्या है आपने? मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो हो सकता है गलत हों, क्योंकि सरकारी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, मुझे मौखिक जो आंकड़े बताए गए हैं, पहले अभी तक जितने MOU हुए हैं उस MOU का जो यदि जमीन पर उतरा है उसका परसेंटेज 3 से 5% है, और ये बहुत कम है। बड़ा दयनीय स्थिति में हम कह तो देते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ज़मीन पे कितना उतरेगा? आपने कल देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को फोकस किया कि आपने MOU तो बहुत कर लिए हैं, अब आपका फोकस होना चाहिए इस MOU पर को
जमीन पर उतारने पर। मैं आपको बता दूं जीवन भाई, मध्य प्रदेश में अधिकारियों का जो एटीट्यूड है उसको हालांकि पहले की अपेक्षा बदला है, लेकिन जो एटीट्यूड अधिकारियों का है कि इन्वेस्टर के पीछे अधिकारी को दौड़ना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर अधिकारी के पीछे दौड़ता है, मिलने के टाइम कई बार नहीं मिल पाता है, बहुत सारी जटिल प्रक्रिया है। पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर मीट से पहले बहुत सारे नियमों को बदला, माहौल बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की। मैं उनकी तारीफ करूंगा डॉक्टर मोहन यादव की, कि जो 33 तरह की परमिशन थी उसे 11 में लेके आ गए कि अब आपको 11 मिलेंगी। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम सिंगल विंडो बनाएंगे, एक जगह सारी परमिशन मिलेगी। इसके बाद में कल चीफ सेक्रेटरी ने जो बोला, अनुराग जैन ने, वो निश्चित तौर पे देखने लायक है। उनका ये कहना है कि अब हर कलेक्टर कार्यालय में इन्वेस्टर डेस्क बनेगी और कलेक्टर से लेकर मध्य प्रदेश में हर विभाग के पीएस जो इन्वेस्टर्स हैं उसकी रिव्यू करेंगे हर सप्ताह, और महीने में एक बार अनुराग जैन खुद करेंगे उसको, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मध्य प्रदेश के लिए एक तरह से दिख रहा है कि अधिकारी थोड़े पॉजिटिव हुए हैं अधिकारियों के अंदर, और इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पूरी समिट को जो है ना, हम यदि ये छोड़ दें कि जगह कम थी, क्राउड ज़्यादा था, और ये जो भोजन व्यवस्था में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, इन 2-3 चीज़ों को यदि छोड़ दें तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी इसलिए हो सकती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, जैसे होता ना एक कि हमने चुटिया में गांठ लगा लिए कि हमें तो ये काम करना ही है, उन्होंने मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण को लेकर जो संकल्प लिए हैं और जो मध्य प्रदेश का माहौल बदलने की कोशिश की है, और यदि वास्तव में अधिकारी यदि साथ दे दें, और मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल में क्यों बोल रहा हूँ उसको भी मैं क्लियर कर दूँ। क्या होता है, एक इन्वेस्टर जब आपके गांव में आता है, आपके शहर में आता है, आपके कस्बे में आता है, तो वहाँ के पार्षद शुरू हो जाते हैं कि साहब हमें चंदा चाहिए, वहाँ के विधायक शुरू हो जाते हैं, सांसद शुरू हो जाते हैं, तो इन पर कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपने बड़े लोगों के नाम ले लिए, बहुत ढेर सारे छुटभैये तैयार हो जाते हैं, दुनिया भर की आरटीआई लगाते हैं, रोज़ नए तरह की चीज़ें करते हैं, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन जो शुरुआत में जिस तरह से कुछ लोगों ने सिर्फ एक खाने की घटना को जिस तरह से दिखाने का प्रयास किया है, और जाहिर है कि वहाँ जो मेहमान आए हैं उनके भी अब ठहरने रहने सबकी अलग अलग तरह की व्यवस्था रही, तो उनकी भोजन की भी विशेष व्यवस्था थी। लेकिन जिस तरह से हमारे कुछ एक्चुअल गंभीर और अगंभीर जो मीडिया की एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, कुछ इस पर भी आपको लगता है कि कुछ लोगों ने अतिरंजित करके चीज़ों को बहुत इसको इस तरह से चीज़ों को दिखाया? देखिए रिजवान भाई, मीडिया में जो पढ़ाया जाता है वो आप भी जानते हो कि यदि कुत्ता आदमी को खाता है तो खबर नहीं होती, काट ले तो खबर नहीं होती है, लेकिन यदि आदमी कुत्ते को काटे तो वो खबर बन जाती है। तो इसी तरह से बहुत अच्छी इन्वेस्टर मीट 3 दिन चली, अच्छे डिस्कशन हुए, टेबल मीटिंग हुई, ग्रुप डिस्कशन हुए, वो हमारे लिए खबर नहीं थी। हमारे लिए खबर कौन सी बनी कि वहाँ भोजन के लिए प्लेटें छीनी जा रही थी, वो खबर बन गई। और इन सब चीज़ों पर देखना चाहिए। क्या वो मध्य प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग को नहीं पता है कि हमारी एक कमी भी खबर बन सकती है? पूरे लोगों की नज़र इस पर टिकी हुई है। तो बेशक मैं आप जो गंभीर और अगंभीर की बात कर रहे हैं ना रिजवान भाई, आप ये भी तो देखिए कि भाई पत्रकार की भी नज़र टिकी हुई है कि आपकी जहाँ कमी है वो वहीं फोकस करते हैं, और वो हुआ भी है कल। बिल्कुल, गिद्ध दृष्टि है हमारी, तो हम चीज़ों पर ध्यान रखते हैं और हर तरह की चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। बहुत ऊपर से शिकार भी देखते हैं और मेला भी कहीं ना कहीं दिख जाता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अगर प्रशासन, आयोजक उसको उतनी गंभीरता से लेते कि इस तरह की अवस्था ना पहले, और अतिथि देवो भव हमारी सोच ही हमारी वो है। मैं रिजवान भाई एक बात और इसमें बीच में आपको रोक के ये बताना चाहता हूँ कि अब भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी विचार करना चाहिए। उनके जो कार्यकर्ताओं में जो अति उत्साह है, जो बैकडोर एंट्री, जिस तरह से वो जबरन पास लेके वहां पहुंच गए, जिनकी कोई वहां उपयोगिता नहीं थी। मैं आपको बता दूं, बहुत से पत्रकार जो खुद गाड़ी चला के पहुंचे, उन्हें तो दूसरे गेट से बाहर निकाल दिया। जिनके पास ड्राइवर नहीं था, मतलब तो वो तो अंदर जा ही नहीं पाए हैं। बहुत से जर्नलिस्ट नहीं जा पाए हैं अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देखो, आप यदि वहां के फोटो देखें और भारतीय जनता पार्टी इसका रिव्यू करे कि उन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्या थी। आप भीड़ बढ़ाने गए, आप नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए वहां पहुंच गए, तो आपको फोटो खिंचवाना है तो एक अलग से आयोजन कर दें उनके लिए। लेकिन ये जो आयोजन का उद्देश्य था, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार बोलूंगा, मुझे कोई मक्खन लगाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, पर मुख्यमंत्री जिस दिन से डॉक्टर मोहन यादव बने हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए देखो पॉलिसी बदली जा रही है, अधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा है।
मैं रिजवान भाई एक बात और कहूँगा, क्योंकि उसके बगैर अधूरी रह जाएगी ये बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, इन दोनों ने जो कोऑर्डिनेशन करके जो पॉलिसीज बदली है मध्य प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने की जो वो मील का पत्थर साबित होंगे, वो आगे जाके बहुत वो होगा। 2 अधिकारियों को और मैं नाम लेना चाहता हूं, बल्कि मैं 3 अधिकारियों के और नाम लेना चाहता हूं। और उसको इस आयोजन से मैं, क्योंकि उन्होंने ये माहौल बनाने में वो किया। एक ACS राजौरा साहब, वो लगातार मेहनत कर रहे थे, रात दिन पर्दे के पीछे रह के, कभी कहीं नाम नहीं आने दिया उन्होंने अपना। दूसरा चंद्रमौली शुक्ला जो MPIDC के MD हैं। और तीसरा जो इन पूरे आयोजन की धुरी, जिसको आप कहते हैं कील पे जो वो घूमता है ना, वो थे राघवेंद्र कुमार सिंह। ये लोगों ने जो रात दिन मेहनत की है और मध्य प्रदेश के तमाम IAS को मानसिक रूप से तैयार किया है कि अब हमें मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को लाना ही है। तो निश्चित तौर पर ये 4-5 अधिकारियों ने जो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का दिमाग बदलने की कोशिश की है, ये कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज जरूर होगा। जैसे आंकड़ों की बात करें तो 30.77 लाख करोड़ रुपए के MOU हो गए। पीछे आप कह भी चुके हैं कि पीछे का जो आपके ऑफ द रिकॉर्ड जो आपके पास जानकारी है 4% 5% के आसपास सफल हुए। इस बार समय है, आप कह रहे हैं कि समय लगेगा इसको समझने में, लेकिन आप आशा क्या करते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के पहले इसी तरह की समिट हुई थी राजस्थान में और गुजरात में। हमारा टारगेट था कि हम उनसे आगे निकल जाएं, हम उनसे आगे नहीं निकले, और आगे निकलने के लिए हमने आंकड़ों में हेराफेरी तो की। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में NHAI के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जो भारत सरकार का उपक्रम है, और सड़कें बनाने का काम चलता रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट में कैसे शामिल कर सकते हो आप। भाई वो तो सड़कें बनाएगा ही, आप चाहे इन्वेस्टमेंट मीट करें या ना करें सबमिट। इसके अलावा NTPC के पूरे फंड को आपने इसमें शामिल कर दिया है। सरकारी जो उपक्रम है भारत सरकार के, वो यदि यहाँ कोई बड़ा उद्योग लगा रहे हैं तब तो मुझे समझ में आता है, लेकिन वो जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो रहा हो, विद्युतीकरण हो रहा हो, सड़कें बनने का काम हो रहा हो, तो ये तो डेवलपमेंट का काम है। इसको इन्वेस्टमेंट से जोड़ के हमने जो कोशिश की है, तो यदि आप देखेंगे तो यदि 26 लाख कल का जो इन्वेस्टर मीट में 26.61 जो बताया है, इसमें से 6-7 लाख करोड़ तो आपने उनके बता दिए हैं, और वो तो आना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट मीट करें या ना करें। लेकिन फिर भी अपन ये माने कि 20 लाख करोड़ कई लोगों ने आश्वासन दिया है और 10% भी नीचे उतर गया, तो ये मान के चलिए कि हमारे 1.5-2 लाख करोड़ 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में ये शुरुआत तो बहुत अच्छी है। पहले भी बहुत ज़्यादा बातें हम करते थे, हम बातें अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, जब तक बात नहीं करेंगे हमें ट्रैक कैसे मिलेगा। ट्रैक मिला है इस बार मध्य प्रदेश को, और मुझे उम्मीद बहुत है मध्य प्रदेश को कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, हालांकि विदेशों से हमें कुछ नहीं मिला, नाम ग्लोबल बहुत है, विदेशों से अभी कोई बहुत बड़ी चीजें हमें मिलने की मुख्यमंत्री ने विदेशों में दौरे भी किए हैं, मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी टीम किए हैं, लेकिन आप बताइए ना विदेश से कौन सी नहीं, वही दौरे भी किए हैं, लेकिन ये इसमें अभी फिलहाल माहौल बनाने की कोशिश हुई है। प्रधानमंत्री आए पहले दिन, रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया, और उसके बाद अमित शाह ने समापन किया। दोनों ने ध्यान दिया मध्य प्रदेश पर, तो जाहिर है कि केंद्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश के प्रति गंभीरता उसने भी दिखाई है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? और शिवराज जी हवाई यात्रा को लेकर तो चर्चा में थे, लेकिन जिन्होंने बीमारू राज से दावा जैसा वो करते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश को एक ऐसा राज्य बना दिया है कि जो अब बीमार नहीं है, तो इन सबको आप इसका राजनीतिक क्या मायने देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको पहले शिवराज जी की बात बता दूं। क्या हुआ है कि उनको इस समय झारखंड के उधर चार्ज दिया हुआ, और मुख्यमंत्री जी झारखंड और आसाम की यात्रा पे थे, तो शिवराज जी 2 दिन वहाँ बिजी रहे, और वो लास्ट दिन यानी कि कल आए थे, और उनको एक पूरा सेशन उद्यानिकी की जो है उस पर एक सेशन उन्होंने लिया भी है, और उन्होंने अपनी बात भी कही है। तो शिवराज जी को मंच मिला, लेकिन ये बात दूसरी है कि शिवराज जी को अमित शाह के साथ मंच शेयर करने का मौका नहीं मिला। आपने बात की नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए भोपाल में, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों गुजरात के लीडर हैं, और मैं यहाँ तक समझता हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कह लें, कोई भी गुजराती नहीं चाहता कि गुजरात के बाहर कोई राज्य पनप जाए। बेशक वो देश के बड़े नेता हैं, सब कुछ है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं साफ कहता हूँ, इस मुल्क में बड़ा ये स्वाभाविक है। जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मेरा दिल मध्य प्रदेश के लिए धड़कता है, तो निश्चित तौर पे वो गुजराती है, तो पहली प्राथमिकता उनकी गुजरात रहती है, सेकंड कोई दूसरा राज्य रहेगा, और ये स्वाभाविक चीजें हैं।
लेकिन उन दोनों नेताओं का आना और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से छाती ठोक के मध्य प्रदेश में निवेश की बात कही, कहा कि मैं गारंटी ले रहा हूं यही समय है और सही समय है। ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने बोले। मध्य प्रदेश की जनता उनका आभार व्यक्त करती है कि आपने मध्य प्रदेश की वकालत की है इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन रिजवान भाई, यहां मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में उन्होंने पर्ची भेज के डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो बना दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में आप पिछले कई दिनों से देखेंगे, जब से वो बने हैं, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियां बन रही थी। कुछ मंत्री नाराज थे, कुछ संगठन और सरकार के बीच में समन्वय की कमी थी। इस आयोजन के में दोनों नेताओं ने आकर, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मोहर लगा दी, मोहन यादव को मजबूत करने का काम किया। आज मैं मानता हूं कि मोहन यादव इस आयोजन से पहले और इस आयोजन के बाद जमीन आसमान का उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई देगा, जमीन आसमान का उनके अंदर चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई देगा। गॉसिप्स बंद हो जाएंगी अब। गॉसिप तो खैर बंद पहले से भी हो गई है, क्योंकि हम भी मान रहे हैं कि हम बिहार चुनाव में जाने वाले हैं। ऐसे में किसी ज्यादा मुख्यमंत्री को कोई खतरा होगा मुझे लगता नहीं है। लेकिन आगे फिर यूपी में भी है चुनाव। बिल्कुल, इतना तय मान लीजिए आप, इतना तय मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इस आयोजन में आने से मोहन यादव को एक एनर्जी बूस्ट जरूर मिला है। बिल्कुल रविंद्र भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण था ये सब कुछ, और आपने उसमें पॉलिटिकल एंगल भी देखा। तो कार्यकर्ताओं की बात हम लोग कर रहे थे, आखिरी सवाल है ये, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, तो कार्यकर्ताओं को अब बहुत गंभीर होना पड़ेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, और ऐसी चीज़ों से अगर वो दूरी बनाएं या एक सपोर्टर की तरह नज़र आएँ, एक पार्टनर की तरह नज़र आने लगेंगे तो गड़बड़ होगी। आपको क्या लगता है, यही इसी तरह की कुछ परिस्थितियाँ बनी? देखिए, ये सब चीज़ें संगठन को देखना चाहिए, सरकार को, संगठन को उतना ही वो देना चाहिए। जब सरकार अपना काम कर रही है तो वहाँ कार्यकर्ताओं की मदद लेना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम से कर दीजिए, पर जिनकी आवश्यकता है, जो उपयोगी हैं, उनकी आप मदद लीजिए। लेकिन ये जो ओवर क्राउडेड हुआ है, इस पर समीक्षा जरूर होना चाहिए। संगठन अपनी दृष्टि से समीक्षा करेगा, सरकार अपनी दृष्टि से समीक्षा करेगी। सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों को पहले यदि इस तरह की मीटिंगें हो जाती और ये तय हो जाता कि हमें किसे कार्ड देना है, किसे नहीं देना है। दूसरा, हमने जो ऑनलाइन, किसके दबाव में आना है, किसके दबाव में नहीं आना है, इसलिए कि इस तरह के कार्ड बाद में तो दबाव में ही निश्चित तौर पे देखिए, ये अब हम ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करें तो फिर उन्हीं लोगों को आप रजिस्ट्रेशन में शामिल करिए जिनका 100, 200, 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। आप यदि सबको कर लेंगे, मैंने ये देख रहा था रिजवान भाई, भोपाल में लगभग 25,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 25,000 रजिस्ट्रेशन हुए, पर किसके हुए हैं मैं आपको बताऊं। जिससे मैंने ये टेबल खरीदी है ना, उस दुकान से लाया हूं, वो उसने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। मतलब टेबल कुर्सी वाले और छोटे मोटे व्यापारियों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया। उनके लिए आप अलग से कोई कार्यक्रम क्यों नहीं करते? आप उन्हें महत्व दीजिए, वो भी हमारा व्यापार में बढ़ाने में सहयोगी करते हैं। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मान रहा हूं, लेकिन जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं और भोपाल में एक फर्नीचर बेचने वाला उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब एक ये करिए आप कि एक कार्यक्रम आप ऐसा करिए जिसमें एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए। कहाँ गौतम अडानी जी को आप बुला रहे हैं और कहाँ आप छोटे छोटे ये सारे लोग भी उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो ये करके कहीं ना कहीं हमने भ्रमित टाइप हो गए हम लोग, हमारी दिशा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है कि अगली बार इन तमाम सारी चीज़ों से सबक लेंगे, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। अगले साल या 2 साल के अंदर फिर ये इस तरह की समिट होना चाहिए, चाहे वो भोपाल हो या कहीं भी हो, लेकिन होना चाहिए ये सतत प्रक्रिया। और होने में भी ये होना चाहिए कि हम 3 वर्ग कर लें, हम MSME को अलग कर लें, लघु उद्योगों को अलग कर लें और भारी उद्योगों को अलग कर लें हम। तो उस तरह से यदि आप सबमिट करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़मीन पे उतरने वाला जो हम बात कर रहे हैं कि ये ज़मीन पे कितना उतरेगा, वो ज़्यादा अच्छी तरह से उतर पाएगा और हम बड़े उद्योगपति जो आ रहे हैं देश के, उन्हें ज़्यादा सम्मान दे पाएंगे, उनका वेलकम कर पाएंगे, उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे और अपनी बात उन्हें समझा पाएंगे। इतना तो तय है कि भोपाल को महत्व मिला है इस बार, और मुख्यमंत्री ने आगे भी कहा कन्वेंशन सेंटर वगैरा भी भोपाल में बनेगा। जाहिर है एक राजधानी की तरफ। मैं आपको रिजवान भाई बताऊं, मेरी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत बात हुई थी। एक दिन मैं उनसे मिलने गया था, उनके आमंत्रण पर ही गया था, और उन्होंने मुझे बड़ी बात कही थी कि मुझसे ये कहा गया था कि भोपाल में तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, इंदौर के अलावा कहीं कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? जब भोपाल मध्य दुनिया की सबसे बढ़िया राजधानी मानी जाती है, भारत की तो सबसे सुंदर राजधानी है ही भोपाल, तो क्यों नहीं हो सकता? तो निश्चित तौर पे कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री की इस जीत और जुनून का भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम कुछ भी कमियां होगी उसको भी सहन करेंगे, लेकिन भोपाल में करेंगे। भोपाल में किया,
कमियों की समीक्षा होगी, अगली बार कमियों को सुधारा जाएगा और निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम एक स्थायी स्थान बनाएंगे, पवेलियन बनाएंगे स्थायी, यदि वाकई ये काम हो जाता है और अगली समिट के पहले हो जाता है तो मुख्यमंत्री इतिहास में अमर हो जाएंगे। बिल्कुल, इसको एक बड़ा साहस कहेंगे और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है मध्य प्रदेश में। धन्यवाद अरविंद भाई। देखा आपने कि इन्वेस्टर समिट सबको लगता है कि ये सफल होनी चाहिए, आंकड़े आगे आएंगे, लेकिन जगलरी नहीं होनी चाहिए। आंकड़ों की जो जगलरी है वही सरकार को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपयश भी देती है। आप अपनी अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में ना पड़े, इसको जो धरातल पे है उसको वैसा करें, इसलिए कि ये ग्लोबलाइज है, इसको और बड़ा बनाएं और विस्तृत बनाएं और आने वाला वक्त मध्य प्रदेश में और बेहतर संभावनाएं लाएगा और यहाँ राजनीतिक स्थिरता का भी संदेश दे गई है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इतना इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।